नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 में हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाठ के मुख्य जो किरदार हैं यशोधर पंत, वो किस तरीके से अपने घर से दुखी हैं और उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि इस प्रकार से वो सोचते हुए घर पर पहुंचते हैं। तो घर पर पहुंचने के बाद क्या कहानी का अंत होता है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 बातें हैं कि घर पहुंचने पर उनका माहौल कैसा है घर का, उनके मन में किन किन चीज़ों का द्वंद्व है, किशनदा की याद उन्हें आते ही और किस प्रकार से वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्वार्टर के पास पहुंचकर वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। वो घर को क्यों नहीं पहचान पाए थे? क्योंकि घर की स्थिति कुछ अलग थी, आज ज़्यादा उसमें हलचल थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। अब पहले ये तो बताया था कि बड़ा बेटा है, पर नाम नहीं बताया था। तो नाम है भूषण, जिससे कार में बैठा कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, कि मेरा सम्मान अपने पिताजी को कहना। असल में बच्चे अपने पिताजी की और माताजी की सिल्वर वेडिंग को मना रहे थे और यशोधर बाबू की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। इसलिए आपने देखा कि उनके आने से पहले ही कार्यक्रम का माहौल का रंग काफी ऊंचा चढ़ चुका था। यशोधर बाबू ठिठक गए, बेचैन से हुए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? इसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माँ यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन्स और बगैर वहां का टॉप पहने हुए थी, स्लीवलेस। यशोधर बाबू उससे कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कौन गलत लगता है? यहाँ पर मुझे यशोधर बाबू गलत लगते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन है उसके अपने शौक़ हैं, उसकी अपनी पसंद हैं। हमें कहीं ना कहीं उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा ना हो, इसकी मर्यादा नई जनरेशन को रखनी चाहिए। पुत्री का पक्ष लेने वाली है पत्नी उस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाव मतलब मेहंदी, डाई या कलर लगाए हुए थी। जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। मतलब उनके पति को ये भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी पत्नी होठों पर ज़्यादा लाली लगाए, बालों में मेहंदी लगाए। आदमी किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। उनके बच्चों को ये भी शिकायत है कि उनके पिताजी बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करते। एलडीसी टाइप मतलब बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ही संपर्क ज़्यादा रखते हैं। अब आपको एक खुद निर्णय लेना है कि कौन कहाँ कितना गलत है। इस पर आपको खुद स्वविवेक से एक नया बोध उत्पन्न करना है। जब कार वाले लोग चले गए, तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की से सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं।
सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल MAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर यशोधर बाबू मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों ने कोई प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज कर लिया तो उसके प्रति आपको उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। अब यहाँ पर आपको द्वंद्व दिखेगा। उन्हें अपने बच्चों से शिकायतें भी हैं और एक खुशी भी है कि वो ईर्ष्या के लायक हो गए, अर्थात लोगों से वो कुछ ऊंचे हुए हैं। और भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंसेस एंड अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब दूसरी बात यह है कि उनका बेटा से उन्हें यह भी शिकायत है कि बेटा जो है एक प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा है, लेकिन उन्हें यह भी खुशी है कि उसे 1,500 रुपये महीने प्लस कन्वेंस अलाउंस आने जाने का पैसा है ना, और अदर पर्क्स मतलब स्पेशल बेनिफिट्स भी मिले हुए हैं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरे तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता है। तीसरी बात यह कि कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके आने के बाद उनको बड़ा माना जाता है। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने इसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। उदाहरण मिल गया आपको। मतलब गैस उनको पसंद नहीं है, गैस की रोटी उनको पसंद नहीं, पर उनको यह भी पता है कि गैस अगर नहीं होती तो लोग उनको बिल्कुल चपरासी समझते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं, मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इससे फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है, और यह ठहरा भी इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं है, अर्थात मन को अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। लोग कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। फ्रिज के बारे में भी ये निंदा खूब करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जब इनके घर मेहमान आते हैं और फ्रिज का पानी पीते तो उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है तो उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अपने सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपने आप विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकालकर बिना बगैर किसी खास धूमधाम के अपने उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद हैं। भले सिल्वर वेडिंग भी एक द्वंद था, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उसकी निंदा भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खुशी भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी खुद की हैसियत ऐसी खुद की कुछ भी नहीं थी। गिरीश बोला, गिरीश कौन है भी आएगा। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी के चचेरे भाई हैं, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट
यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बेटे की जिसने मात्र बीए की थी, कहते हो बिगाड़ दिया। उन्हें गिरीश से चिढ़ थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उसकी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू जवाब कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया हो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह बात जताने की कोशिश की, हरचंद हरपल, कि भले ही वह संस्कारिक कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। वो लोगों से इंग्लिश में बात करने लगे और ये बता रहे आई एम वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर। तो इस तरह से वो ये जता रहे थे कि वो संस्कार से कुमाऊनी हैं, लेकिन अंग्रेज जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, खूब जानते हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सबको चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, मतलब सही ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी कल्चर नहीं छोड़नी चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। मतलब उन्होंने बिना मन के केक काटी। अब आप देखिए, मुझे यहाँ भी थोड़ा गलत लगते हैं। जब कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें खुशी से भाग लेना चाहिए। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। यहां पर यशोधर बाबू बिल्कुल गलत। चलिए केक में अंडा था मान लिया, लेकिन इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा घर में आयोजन, इतने लोग आए हुए, उनके सामने आपके बच्चे आपसे निवेदन कर रहे हैं और आपको अगर लड्डू खिलाए और आपने लड्डू भी नहीं खाया, और फिर क्या बोलते हैं मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। झुंझलाटाना स्वाभाविक था। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यहाँ भी गलत। अब अगर उन्हें साधना करनी थी, पूजा करनी ही थी, संध्या करनी ही थी, तो पूजा अगर आपकी 15 मिनट की है तो उस दिन थोड़ा जल्दी कर लेते या बाद में कर लेते। लेकिन आप 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट, और मेहमान आपके जा रहे हैं और आप ये चाहते हो चले जाए मैं उसके बाद उठूँ, तो ये तो मेहमानों को भाई गलत ही लगेगा। अब वहाँ भी उनको किशनदा दिखाई दे रहे हैं। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा उससे आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थी हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं।
अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। अर्थात जो हम व्रत लेते हैं वही अपने होते हैं, नियम जो होते हैं। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊं और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। अब आप देखिए, बात को निष्कर्ष पर लाने से पहले फिर उन्हें किशनदा याद कर रहे हैं, लेकिन कैसे? पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले कहा था। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था, जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुलगते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से हो रहे हैं। खटराग मतलब झंझट। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या हुआ, आज पूजा में बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए। लाल गमछा, लाल टॉवेल, जिसको आप जानते हैं, पहनते हैं, पतला सा टॉवेल, जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से ही विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। अब आप देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल गलत है यशोधर पंत। जब मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, तो आपको इतना जो है फॉर्मल ड्रेस में नहीं आना चाहिए। मतलब कपड़ा को ध्यान रखना चाहिए हमें। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? मतलब अब क्या इस गमछे को पहन के आए हो आप? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। अब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो सजाती नहीं। अब इधर व्यंग्य मारा है। अब आप यहां पर देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बेटी की ड्रेस उसको पसंद नहीं है तो वो पहने जो उस बेटी को पसंद नहीं है। भाई, बड़े को अपनी लाज तो रखनी पड़ेगी। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं यशोधर बाबू गलत है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले गया है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, उपहार है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंस पड़ी। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर इसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूं। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। ध्यान देना, ऊनी ड्रेसिंग गाउन ये किशनदा भी पहनते थे और इसी ड्रेस में पहने हुए उन्हें संध्या के समय याद आई थी। और वही गिफ्ट उनका बड़ा बेटा लेकर के आया। कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करें, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया करें। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। पाजामा कुर्ता किशनदा भी पहनते थे। थोड़ा सा नानुच करने के बाद, नानुकर करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, अर्थात ले लिया। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, मतलब उसके थ्रेड, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। कोर मतलब आंखों के किनारे पर। अब यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी, अब ये निष्कर्ष चल रहे हैं, उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह पा रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा। ये बात उनको बड़ी दुखी महसूस हुई। यहाँ पर बच्चे गलत हैं और ये उम्मीद हर पिता करता है।
और या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। या ये समझिए कि जब उन्होंने गाउन और कुर्ते पजामे को देखा तो उनको लगा कि किशनदा भी ऐसे ही पहनते थे, ऐसे ही गाउन पहनते थे, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनते थे और उनकी मौत जैसे हुई थी, हो सकता है कि उन्हें अपने अंदर किशनदा ऐसे ही महसूस होने लग गए थे। अर्थात उनको ऐसा लगने लग गया था किशनदा की याद के माध्यम से कि मेरे साथ भी शायद जो हुआ होगा सा हो जाए। तो यहीं पर ही आपका ये लंबी कहानी जो कि 3 भागों में थी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।